बैक टू द चैनल। आज का जो वीडियो है वो मनी एंड बैंकिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, ये सब्जेक्ट बहुत ही आसान है। 10 क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जिनका आना आपके एग्जाम में 80 to 90% पॉसिबल है। ठीक है, ये कोई क्वेश्चंस ऐसे नहीं कि रैंडमली पिक किए गए हैं, ये आपके PYQs है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जो ओवर द ईयर्स जिनको बार बार रिपीट किया गया है। ठीक है, तो अगर आप इस वीडियो के 10 क्वेश्चंस को अच्छे से समझ भी लोगे तो भी आप 80 to 90% सिलेबस भी आप अपना यहीं से कवर कर लोगे। ठीक है, और 90% सिलेबस या फिर आपका जो सिलेबस उससे बाहर तो कुछ आएगा नहीं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकी वीडियो के अंदर आपको एक गिव अवे ऑफर मिलने वाला है। वो गिव अवे ऑफर क्या रहेगा कि वीडियो के दौरान कहीं पे भी मैं आपसे 3 क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ। ठीक है, इन 3 क्वेश्चंस का जो भी सबसे सही आंसर देगा कमेंट सेक्शन के अंदर, फास्टेस्ट और सबसे सही आंसर्स उनको जो है कमेंट सेक्शन में उनको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स मिलने वाले हैं। जैसे आपको पता है कि अगर आप स्टूडेंट फ्रेंडली प्राइस पर हम जो है नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं 45 रुपीज़। ठीक है, अगर आप 1+ लेना चाहते हैं तो 40 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा। और अगर आप कॉम्बो लेते हैं यानी कि 6 या 7 सब्जेक्ट्स का आप कॉम्बो लेते हैं तो आपको जो है 5 या 6 सब्जेक्ट्स का पे करना पड़ेगा, एक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। ठीक है, लेकिन इस गिव अवे ऑफर के अंदर अगर आपने सही जवाब दिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स मिलेंगे, लेकिन सिर्फ 3 स्टूडेंट को मिलेंगे, सबको नहीं मिलेंगे। जो सबसे पहले 3 स्टूडेंट होंगे जिन्होंने सही आंसर दिया है कमेंट सेक्शन में, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ये नोट्स मिलने वाले हैं। एंड विनर को अनाउंस किया जाएगा व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल पे, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो किस किस को नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। मनी एंड बैंकिंग, पैसा और बैंक एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाई वाज इट नेसेसरी टू शिफ्ट द बेस रेट लैंडिंग सिस्टम टू द MCLR फ्रेमवर्क। MCLR फ्रेमवर्क के अंदर जो है रेट ऑफ लैंडिंग को क्यों शिफ्ट किया गया, क्या रीज़न है। रीज़न क्या है कि जो पहले के टाइम पे जो प्राइम लैंडिंग रेट था और एंड लेटर जो बाद में जो BPLR बेंचमार्क प्राइम लैंडिंग रेट आया है, दोनों की दोनों को क्रिटिसाइज़ किया गया क्योंकि एक तो लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी था। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है कि उसके ओरिजिन को नहीं डिफाइन किया गया था अच्छे से। ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या था, आप जो है होटल में जाते हैं, ठीक है, एक किसी भी 5 स्टार होटल के अंदर जाएंगे तो आपको क्या दिखेगा कि वहाँ का जो किचन है वो बिल्कुल ग्लास से, चारों तरफ वो जो है ग्लास से बना हुआ होता है, राइट। तो वहाँ पे क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी है। आपका फूड किस तरीके से बन रहा है वो ट्रांसपेरेंटली आपको दिखाया जाता है। वहाँ से क्या होता है, कस्टमर ट्रस्ट बिल्ड होता है। बिल्कुल वैसे ही ट्रांसपेरेंसी से वो दिखा नहीं रहे थे कि किस तरह से वो इन चीज़ों को जो है प्रोग्रामाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो वो ट्रांसपेरेंसी ना होने की वजह से एक बहुत बड़ा नेगेटिव फैक्टर था। एंड इनइफेक्टिव रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉलिसी रेट्स, पॉलिसी का रेट किस बेसिस पर डिफाइन किया जा रहा है वो भी यहाँ पे क्लियरली नहीं मेंशन किया गया था। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिमिटेशंस पढ़ेंगे BPLR की और PLR सिस्टम की। PLR सिस्टम, बैंक्स डिक्लेयर्ड अ प्राइम लैंडिंग रेट बट मैनी लोन्स वर गिवन बिलो PLR। प्राइम लैंडिंग रेट बता तो दिया लेकिन लोन्स तो फिर भी इससे नीचे वाले रेट पर मिल रहे थे। ठीक है, जिससे क्या कॉरपोरेट कंपनीज को नुकसान हो रहा था एंड जो इंडिविजुअल्स जो लोन लेना चाहते थे उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा था। इट लैक्स यूनिफॉर्मिटी, एनकरेज डिस्क्रिमिनेशन अमंग बोरोवर्स। हर बोरोवर को एक अलग PLR के बेसिस पर लोन मिल रहा था जो कि डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट कर रहा था। ठीक है, और लोगों के अंदर मिसट्रस्ट पैदा कर रहा था। टू फिक्स दिस द RBI इंट्रोड, अब इन्होंने जो PLR का बता रही है, PLR के अंदर ये कमियां थी, अब उन्होंने इस चीज़ को पूरा करने के लिए BPLR किया इंट्रोड्यूस। ठीक है, जहाँ पर बिलो बेंचमार्क जो है उनको जो है बताया गया था कि मिलेगा, लेकिन अंडर प्राइसिंग ऑफ क्रेडिट, लेकिन बाद में वो भी अंडर प्राइस जाने लग गया। ठीक है, वो भी एक नेगेटिव फैक्टर हो गया। ट्रांसपेरेंसी और वीक मोमेंटरी ट्रांसमिशन, तो फिर यहाँ पे क्या हुआ कि दोनों PLR और BPLR दोनों के दोनों क्रेडिट डिसिप्लिन जो है फेल हो चुके हैं। ठीक है, वाई मूव द BCS रेट टू MCLR। अब BCS रेट को बेस रेट को MCLR में जो है कन्वर्ट क्यों किया गया। द बेस सिस्टम वॉज एन इम्प्रूवमेंट ओवर BPLR बिकॉज बैंक्स वर नॉट अलाउड टू लैंड बिलो बेस रेट। बेस रेट से नीचे जो है अलाउ नहीं करते थे बैंक को पैसा देना, हाउएवर उसके कुछ लिमिटेशंस भी हुए हैं। Base rate was linked mostly to the average cost of funds which
चेंज्ड स्लोली। ये पहले बेस रेट जो है वो एवरेज कॉस्ट ऑफ फंड्स के बेसिस पे दिया जाता था, जिसको बाद में चेंज किया गया। ठीक है, बैंक्स कुड डिले पासिंग आरबीआईज रेपो चेंजेस टू बोरोवर्स, वीकनिंग द ट्रांसमिशन ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी। एग्जिस्टिंग बोरोवर्स ऑफन डिड नॉट बेनिफिट व्हेन द इंटरेस्ट रेट फेल। इंटरेस्ट रेट जब गिरा तब भी जो बोरोवर्स को है कोई भी फायदा नहीं हुआ था। RBI needed a mechanism that reflected current market conditions, borrowing cost more and accurately. ठीक है, effectiveness of MCLR in strengthening monetary transmission. MCLR, अच्छा MCLR की effectiveness क्या क्या रही थी? पहले हमने limitations पढ़ी थी। MCLR is based on the marginal cost of funds. MCLR होता है marginal cost of funds, ठीक है। ठीक है, लेटेस्ट कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट, रेपो, बोरोइंग एंड मार्केट रेट। इसके की फीचर्स क्या है? डायनामिक प्राइसिंग, जो चेंजेस हैं, चेंजेस फास्टर देन आरबीआई ऑल्टर्स रेपो रेट। जितनी देर में आरबीआई अपना रेपो रेट को ऑल्टर करता है तब तक तो ये चेंज हो चुका होता है। डायनामिक प्राइसिंग, ट्रांसपेरेंसी, अब यहाँ पर जो CRR कॉस्ट है उसको अच्छे से रिफ्लेक्ट किया जा रहा था, जिससे ट्रांसपेरेंसी आ गई थी। टेन्योर बेस्ड रेट्स, टेन्योर बेस्ड रेट जो MCLR जो है 3 महीने, 6 महीने और 1 साल के अंदर एक अलग फ्लेक्सिबिलिटी उनको प्रोवाइड की गई थी। मैंडेटरी रीसेट क्लॉजेज इंश्योर्स बोरोवर इफ बेनिफिट पीरियडिकली फ्रॉम लो रेट्स। वो इंटरेस्ट का रेट जो है वो लो रखते था ताकि बोरोवर्स को ओवर द टाइम फ़ायदा हो। ठीक है, बिकॉज ऑफ दीज एलिमेंट्स MCLR इम्प्रूव्ड। इसकी वजह से MCLR ने जो है काफ़ी ज़्यादा ओवर द टाइम इम्प्रूवमेंट किया है, पास थ्रू मॉनेटरी पॉलिसीज, कॉम्पिटिटिव डिसिप्लिन अमंग बैंक्स। ठीक है, आई होप आप कंक्लूजन लिख लेंगे। आपको जो है ऊपर जो पढ़ा है उसी का समरी करके लिख दो। जैसे पहले BPLR सिस्टम को जो है निकाला गया, उसके अंदर लिमिटेशंस थी, फिर BPLR को इंट्रोड्यूस किया जो कि बिल्कुल सिमिलर था क्योंकि दोनों की सेम ही लिमिटेशंस होती थी। बेस रेट लाया गया और बेस रेट से फिर MCLR में फाइनली ट्रांसपेरेंसी आई और जो है बोरोवर्स का बेनिफिट हुआ। ठीक है, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट unconventional monetary policy measures adopted by the RBI when the problem in the monetary policy transmission mechanism or when additional monetary stimulus is required. Discuss the effectiveness and limitation involved in the implementation of monetary policy. Monetary policy को जब जो है लागू किया गया तो उससे क्या क्या चेंजेस आए थे, क्या क्या लिमिटेशंस उसकी रही थी, और जब RBI ने उसको अडॉप्ट किया तब उसका ट्रांसमिशन मैकेनिज्म क्या हुआ था। ठीक है, इंट्रोडक्शन। मॉनेटरी पॉलिसी इज इन इंडिया इज डिज़ाइन टू रेगुलेट मनी सप्लाई। मनी सप्लाई, पैसे का जो सप्लाई होता है वो उसको रेगुलेट करता है मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, क्रेडिट अवेलेबिलिटी, हर एक बैंक पे आप जब भी किसी बैंक पे जाते हो हमेशा ना आपको जो है कैपिटल प्रेजेंट मिलती है। कभी कोई बैंक आपको ये नहीं कहेगा कि हमारे पास पैसा ख़त्म हो गया। क्यों? क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी हमेशा एक जो है इंश्योर करती है कि सभी बैंक के पास इनफ क्रेडिट हो। ठीक है, इंटरेस्ट रेट्स विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी, और प्राइस को, मार्केट प्राइस को स्टेबल करने के लिए जो है यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट को जो है किया जाता है। एंड सपोर्टिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है बढ़ती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यूजेस कन्वेंशनल टूल। अब वो कन्वेंशनल टूल कौन कौन से होते हैं, ध्यान से सुन लो इन चीज़ों को। रेपो रेट, रिवर्स रेपो, CRR एंड SLR, ये 4 ऐसे कन्वेंशनल टूल्स हैं जिनकी मदद से RBI जो है लिक्विडिटी को इन्फ्लुएंस करता है और ट्रांसमिट पॉलिसी सिग्नल्स टू द फाइनेंशियल मार्केट। हाउएवर व्हेन द मॉनेटरी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म बिकम्स वीक, लेकिन जब ये ट्रांसमिशन जो है वीक हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल व्हेन द बैंक्स डू नॉट रिड्यूस लैंडिंग रेट्स डिस्पाइट द फेल इन द रेपो रेट, जैसे ही रेपो रेट कम होता है, जब बैंक जो है लैंडिंग रेट को कम नहीं करता, ठीक है, तो क्या होता है, द स्टिमुलस ड्यूरिंग क्राइसिस, द RBI various unconventional monetary policy measures. These measures attempt to inject liquidity. अच्छा देखो, जो रेपो रेट है, रेपो रेट हुआ, ये सब हुआ, ये सब किससे लिंक है, ये है लिक्विडिटी से लिंक। ठीक है, कौन कौन से, CRR, रिवर्स रेपो, रेपो रेट एंड SLR, ये जो चारों चीज़ें हैं ये लिंक्ड है लिक्विडिटी से और मार्केट प्राइस से। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको इसको याद रखना है। ये 4 मेन फैक्टर है।
रेपो रेट, रिवर्स रेपो, CRR एंड SLR। आगे हम इनको और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। नीड फॉर अनकन्वेंशनल मॉनेटरी मेजर्स। अनकन्वेंशनल मॉनेटरी मेजर्स की ज़रूरत क्या क्या है? तो देखो ये ज़रूरी किस लिए बनी? वीक पास थ्रू द फ्रॉम पॉलिसी रेट्स टू द बैंक लैंडिंग रेट्स। ये एक पास थ्रू है जो पॉलिसी रेट्स को सीधा बैंक लैंडिंग रेट से मिलाता है। टाइट लिक्विडिटी कंडीशंस इन फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट के अंदर आपकी लिक्विडिटी कंडीशंस को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर देता है। इकोनॉमिक स्लो डाउन एंड रिसेशंस और रिसेशनरी प्रेशर। इकोनॉमिक स्लो डाउन, रिसेशनरी प्रेशर यानी कि रिसेशन बहुत जल्दी जल्दी आ रहा है, मार्केट बहुत जल्दी जल्दी गिर रही है। फाइनेंशियल मार्केट इंस्टेबिलिटी एंड रिस्क अवर्जन। मार्केट अनस्टेबल हो जाती है तब करते हैं, ठीक है। कॉर्पोरेट सेक्टर फेसिंग हाई बोरोइंग कॉस्ट इन सच केसेस मियरली चेंजिंग द रेपो रेट इज इनसफिशिएंट। जब ये सब चीज़ें जब होती है तो सिर्फ एक रेपो रेट बदलने से काम नहीं बनता है। तो RBI यहाँ पर जो है अपनी और वो चारों के चारों एलिमेंट उसको लगाने पड़ते हैं, ठीक है। अच्छा, तो मेजर कन्वेंशनल पॉलिसीज टेकन बाय RBI। जब जो है जब काम नहीं चलता है अनकन्वेंशनल पॉलिसीज से, तो वो कौन कौन से स्टेप है जो RBI लेती है? ओपन मार्केट ऑपरेशन इन लार्ज वॉल्यूम। ओपन मार्केट, ये टर्म्स आपको याद रखनी है, ठीक है। ओपन मार्केट ऑपरेशन इन लार्ज वॉल्यूम। RBI परचेजिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फ्रॉम मार्केट। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को RBI परचेज करती है मार्केट से टू इंजेक्ट लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए एंड रिड्यूस यील्ड एनकरेजिंग लैंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन LTRO इंट्रोड्यूस स्पेशली ड्यूरिंग द इकोनॉमिक स्ट्रेस पीरियड। दिस अलाउ बैंक्स टू बोरो फंड्स फ्रॉम RBI। ये बैंक्स को अलाउ करते हैं कि वो RBI से 1 या 3 साल के अंदर एक फिक्स्ड रेपो रेट को बोरो कर सकते हैं। इससे क्या होगा? बैंक की जो कॉस्ट ऑफ फंड्स है वो कम हो जाती है, ठीक है। टारगेटेड LTRO फंड्स आर प्रोवाइडेड टू बैंक्स ऑन द कंडीशंस दैट दे इन्वेस्ट कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। बैंक जो है इनको तभी फंड्स प्रोवाइड करते हैं जब वो ये अश्योरिटी देते हैं कि कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के अंदर NBFF और इन सब के अंदर वो लोग इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। दिस डायरेक्ट लिक्विडिटी टू सेक्टर्स फेसिंग क्रेडिट स्कार्सिटी। ऑपरेशन ट्विस्ट क्या कहता है? RBI साइमल्टेनियसली बाइज लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड सेल्स शॉर्ट टर्म वंस टू रिड्यूस लॉन्ग टर्म यील्ड्स। दिस सपोर्ट बोरोइंग द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट। ये सब करने से क्या होगा? ऑपरेशन ट्विस्ट करने से क्या होगा? जो इंफ्रास्ट्रक्चर और कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट है वो है बहुत ज़्यादा आगे जाके बोरो करने लगती है बैंक से। बैंक का मेन फोकस क्या होता है? बैंक का होता है कि वहाँ से जितने ज़्यादा लोग आ सके वो यहाँ या तो यहाँ से लोन ले या फिर यहाँ पर जाके जो है डिपॉजिट कराए। वहाँ से बैंक जो है खुद इन्वेस्टमेंट करता है, ठीक है। स्पेशल रिफाइनेंस एंड लिक्विडिटी विंडोज ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रेस। स्पेशलिटी लिक्विडिटी फैसिलिटी टू एक्सटेंड NABARD, NABARD, SIBDhi, NHB, म्यूचुअल फंड्स एंड NBFCs टू प्रिवेंट सिस्टमेटिक रिस्क। ये सब मेजर्स उनको लेने पड़ते हैं, ठीक है। ये क्या है? ये लिक्विडिटी फैसिलिटीज़ है, इनको आप याद भी कर सकते हो। अदरवाइज इसको तो ज़रूर याद रखना, NBFC को और SIBDI को। रेगुलेटरी फॉरबेरेंस एंड रिलैक्सेशन। Measures like a moratorium on loans, restriction of stress asset and relaxation in working capital norms support the borrowers and maintain financial stability। इस दौरान जब भी एक किसी भी स्ट्रेस्ड एसेट का मतलब क्या होता है कि उस टाइम पे आपने एक हाई रेट में कोई प्रॉपर्टी खरीदी ताकि ओवर द टाइम उसका प्राइस बढ़े, लेकिन अब वो जो है वो स्ट्रेस्ड हो गई है, यानी कि अब उसका प्राइस जो है वो कम होते जा रहा है और आगे पॉसिबिलिटी है कि वो कम ही होएगा। तो वहाँ पर मेंटेन करने के लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को हम रेगुलेटरी फॉरबियरेंस एंड रिलैक्सेशन को यूज़ करते हैं। फॉरवर्ड गाइडेंस। RBI sometimes gives explicit guidance about future monetary stance to influence expectations and market behavior। आगे मार्केट का क्या वैल्यू जाने वाला है ये सब जो है RBI ऑलरेडी प्रिडिक्ट करके रखती है। These steps reflect a shift from traditional interest rate management toward the active liquidity management and credit support। Effectiveness of these measures। इफेक्टिवनेस ऑफ दिस मेजर्स। इन मेजर्स का इफेक्टिवनेस क्या रहेगा? इम्प्रूव्ड लिक्विडिटी इन फाइनेंशियल सिस्टम, ठीक है।
faster decline in bond yields and borrowed costs, enhanced flow of funds to the stress sectors, stress sector पर जो है वो flow of funds को जो है बहुत ज़्यादा provide कर सकते हैं, restoration of confidence during crisis, better transmission of monetary policy compared to the conventional rate due to cuts alone. Thus, unconventional tool help bridge the gap between policy decision and the real sector outcome. लिमिटेशंस क्या रहेंगी? लिक्विडिटी इन्फ्यूजन डज नॉट गारंटी इंक्रीज्ड लैंडिंग इफ बैंक्स आर रिस्क अवर्स. अगर बैंक्स पे रिस्क बहुत ज़्यादा है तो लिक्विडिटी इन्फ्यूजन से आपको कोई मदद नहीं मिलेगी. एक्सेस लिक्विडिटी में फ्यूल एसेट प्राइस इन्फ्लेशन इन स्टॉक. अगर आप बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं तो इन्फ्लेशन हो जाता है स्टॉक के अंदर और रियल मार्केट जो है वो क्रैश होने लगती है, रियल इस्टेट मार्केट. ठीक है. टारगेटेड टूल्स में क्रेडिट अलोकेशन डिस्टोर्टेशन. ठीक है. लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी सपोर्ट कैन वीकन मार्केट डिसिप्लिन एंड फिस्कल प्रूडेंस. जब बहुत ज़्यादा टाइम तक आप लिक्विडिटी को एक ही रेट पर रखते हो तो मार्केट डिसिप्लिन जो है वो बहुत ज़्यादा डिसरप्ट हो जाता है. एक्सपेक्टेशन बेस्ड मेजर्स में लूज क्रेडिबिलिटी इफ कम्युनिकेशन इज अनक्लियर. ऑब्वियस सी बात है ये तो. स्ट्रक्चरल इशू इन बैंकिंग एनपीएस, कैपिटल एडिक्वेसी एंड वीक बैलेंस शीट्स रिड्यूस द इफेक्टिवनेस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन. These constraints indicate that the unconventional tool alone cannot solve deeper structural or fiscal problems. Conclusion I hope आप लिख लेंगे. ठीक है. डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ डिपॉजिट मल्टीप्लायर और मनी मल्टीप्लायर. मनी मल्टीप्लायर का बैंक से क्या रिलेशन है और कैसे मनी को मल्टीप्लाई किया जाता है. एक्सप्लेन द फॉलोइंग: डिपॉजिट मल्टीप्लायर, मनी मल्टीप्लायर एंड टोटल और फुल मनी मल्टीप्लायर. ठीक है. तो हम कैसे मेन बॉडी डिपॉजिट मल्टीप्लायर क्या होता है. द डिपॉजिट मल्टीप्लायर मेजर्स द मैक्सिमम इंक्रीज इन डिमांड डिपॉजिट दैट कमर्शियल बैंक कैन क्रिएट फ्रॉम ए गिवन फ्रेश रिजर्व. फ्रेश जो अमाउंट है जिसको जो है अभी डिपॉजिट किया है, फ्यूचर में उसकी क्या वैल्यू हो जाती है उसको प्रिडिक्ट करना डिपॉजिट मल्टीप्लायर होता है. इट इज़ डिराइव फ्रॉम द रिजर्व रिक्वायरमेंट रेशियो. रिजर्व रिक्वायरमेंट रेशियो से इसको डिराइव किया गया है. फॉर्मूला क्या रहेगा? डिपॉजिट मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1/, रिजर्व रेशियो, और जो कि होता है 10 इज इक्वल टू 1/0.10. ठीक है. ये आपको याद रखना है, मेंशन करोगे तो अच्छे खासे मार्क्स मिल जाएंगे. दस द डिपॉजिट मल्टीप्लायर एक्सप्लेन्स हाउ कमर्शियल बैंक क्रिएट क्रेडिट इन एक्सपेंडिंग डिपॉजिट्स. डिपॉजिट जब उनका एक्सपेंड हो रहा है तो वो क्रेडिट किस बेसिस पर लगाते हैं वो ये फॉर्मूला डिफाइन करता है. Money multiplier. The money multiplier shows how initial increase in high powered money leads to the multiple increase in the total money supply. मनी मल्टीप्लायर क्या दिखाता है कि इनिशियल जब आप हाई पावर्ड मनी को यानी कि बहुत ज़्यादा वैल्यू को जब आप इनिशियली जब वो इंक्रीज कर रही होती है तो कैसे उससे मल्टीपल सोर्स ऑफ टोटल मनी आप जो है वो बना सकते हैं, जिसको हम M1 एंड M3 भी लिखते हैं. ठीक है. The money supply does not only require reserve requirements but also on a currency preference of the public and excessive reserves of banks. Formula क्या होता है? Money multiplier is equal to 1/, CRR currency, CRR plus currency minus deposit rate plus excess reserve rate ratio. ठीक है. Therefore, while deposit multiplier looks at the theoretical expansion of deposit, जो डिपॉजिट मल्टीप्लायर है वो थ्योरी एक्सपेंशन ऑफ डिपॉजिट को देखता है, लेकिन मनी प्लायर जो है वो एक्चुअल इन्फ्लेशन. डिपॉजिट मल्टीप्लायर आपको थ्योरी में दिखा देगा, फ्यूचर के लिए प्रिडिक्ट कर देगा कि हाँ इतना अमाउंट जा सकता है, 10% बढ़ेगा. लेकिन जो मनी मल्टीप्लायर है वो आपको रियल लाइफ एक्चुअल एक्सपेंशन करके दिखाता है. ठीक है. राइट नाउ इन्वेस्ट करके. टोटल ऑफ फुल मनी मल्टीप्लायर. तो फुल मनी मल्टीप्लायर क्या होता है? वेट अ सेकेंड. हाँ, द फुल मनी मल्टीप्लायर इंटीग्रेट्स द इन्फ्लुएंस ऑफ बोथ बैंकिंग बिहेवियर एंड पब्लिक बिहेवियर. जो फुल मनी मल्टीप्लायर है वो इंटीग्रेट करता है किसके बेसिस पे? एक तो बैंक का बिहेवियर क्या चल रहा है और पब्लिक बिहेवियर क्या चल रहा है. इट कंसीडर्स दैट द पब्लिक मे होल्ड पार्ट ऑफ सम मनी एज करेंसी नॉट डिपॉजिट्स एंड बैंक मे कीप एक्सेस रिजर्व्स बियॉन्ड लीगल रिक्वायरमेंट. Therefore, the full multiplier shows that the real and effective multiple expansion reserves, required reserves, excess reserves, current
करेंसी डिपॉजिट रेशियो, बैंकिंग हैबिट्स, लीकेज ऑफ फंड्स एंड क्रेडिट सिस्टम। ठीक है, आई होप आप कंक्लूजन लिख लेंगे। डिफ्रेंशिएट बिटवीन बेस रेट एंड द मार्जिनल कॉस्ट फंड बेस्ड लेंडिंग रेट MCLR. How are these rates useful in the monetary transmission? Explain some of the factors that may cause a financial crisis. कौन कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से आपके ऊपर फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकते हैं। इन दिस कॉन्टेक्स्ट डिस्क्राइब इन डिटेल अ रोल ऑफ एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो हम सीधा ये से शुरू करते हैं। आपको इंट्रोडक्शन ज़रूर लिखना है। ठीक है, इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे, जो पढ़ा रही हूँ उसका ही थोड़ा बहुत लिख दो, कुछ हिस्सा जो पढ़ा रही हूँ उसका कुछ हिस्सा लिख दो इंट्रोडक्शन में और कुछ हिस्सा लिख दो कंक्लूजन के अंदर। ठीक है, डिस्टिंक्शन बिटवीन बेस रेट एंड MCLR। बेस रेट और MCLR हम फर्स्ट क्वेश्चन में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन इसको डिटेल में अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, द बेस रेट वाज मेनली डिप्राइव फ्रॉम द एवरेज कॉस्ट ऑफ फंड्स मीनिंग एंड मूव्ड इट स्लोली। ये निकलता है एवरेज कॉस्ट ऑफ फंड से कि भाई आपका जो फंड्स है उसका एवरेज क्या निकल रहा है। MCLR इज बेस्ड ऑन द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स। मार्जिनल कॉस्ट क्या चल रही है, इंक्लूडिंग रेपो रेट को कंसीडर किया जाता है और उसकी मार्जिनल कॉस्ट को कंसीडर किया जाता है कि MCLR फिर उसके बेसिस पे क्या चल रहा है। ठीक है, कंपोनेंट्स। बेस रेट इंक्लूड्स ऑपरेशनल कॉस्ट, प्रॉफिट मार्जिन एंड कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट यहाँ पे कंसीडर किया जाता है। MCLR में कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट, रेपो बोरोइंग कॉस्ट, CRR, टेनोर प्रीमियम, ये सब जो है किया जाता है एज एन कंपोनेंट। फ्लेक्सिबिलिटी। बेस रेट इज अ सिंगल बेंचमार्क, रिस्ट्रिक्ट फ्लेक्सिबिलिटी कम है। MCLR जो है वो एक डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी आपको प्रोवाइड करता है 3 महीने, 6 महीने और 1 साल की। ठीक है, ट्रांसमिशन इम्पैक्ट क्या रहेगा। अंडर बेस रेट द बैंक्स वर स्लो इन पासिंग ऑन रेपो चेंजेस वीकनिंग द मॉनेटरी ट्रांसमिशन। वो स्लो थे, एक रेपो चेंज को जो है आगे बढ़ाने के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा स्लो थे, जिसकी वजह से जो है वीक मॉनेटरी ट्रांसमिशन हुआ। लेकिन MCLR के अंदर क्या हुआ कि जो रीसेट पीरियड है वो बैंक्स को फोर्स करता है कि वो अपने अपने रेट्स को रिवाइज करें और पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो है अपना बैंक अपग्रेड करें। ठीक है, दस MCLR प्रूव्ड ट्रांसपेरेंसी एंड कंपटीशन अमंग बैंक्स। ट्रांसपेरेंसी हुई और बैंक्स के अंदर कंपटीशन भी आपस में बढ़ गया। यूजफुलनेस इन मॉनेटरी ट्रांसमिशन की मॉनेटरी की जो यूज़ क्या रहेगा। बोथ वर इंटेंडेड टू हेल्प मॉनेटरी ट्रांसमिशन बट MCLR परफॉर्म बेटर। दोनों का काम क्या था कि मॉनेटरी ट्रांसमिशन उनको बढ़ाना है, लेकिन अच्छा सिर्फ इसने काम किया MCLR ने। इट लिंक्स लीडिंग रेट डायरेक्टली टू द मार्जिनल फंडिंग कॉस्ट। ठीक है, इट रिएक्ट्स क्विकली टू द रेपो रेट चेंजेस को बहुत जल्दी वो रिएक्ट करता है। इट इंश्योर दैट द बैंक रिव्यूज रेट्स पीरियोडिकली इंस्टेड ऑफ होल्डिंग ओल्ड रेट्स फॉर ईयर्स। पुराने रिकॉर्ड को ना रखते हुए वो अपडेटेड रिकॉर्ड को जो है अप्लाई करते थे। इट रिड्यूसेस डिस्क्रिमिनेशन बिकॉज लोन्स कैन नॉट बी प्राइस्ड बिलो द बेंचमार्क से नीचे आप प्राइस नहीं दे सकते, जिसकी वजह से डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा कम हुआ। देयरफॉर MCLR स्ट्रेंथन्स द सेंट्रल बैंक स्टेबिलिटी टू इन्फ्लुएंस क्रेडिट डिमांड, इन्वेस्टमेंट एंड इन्फ्लेशन। ठीक है, फाइनेंशियल क्राइसिस। A financial crisis refers to a situation of sharp breakdown in financial stability involving bank failure, credit contraception, fall in asset prices and collapse in confidence. फाइनेंशियल क्राइसिस का मतलब होता है एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पर एक शार्प ब्रेकडाउन आपको फेस करना है अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के अंदर। ठीक है, एक्सेसिव क्रेडिट ग्रोथ लीडिंग लेवरेज टू द अनसस्टेनेबल डेथ। क्रेडिट कार्ड आपके पास है, आपने जो है 80,000 की लिमिट है, 80,000 का खर्चा कर दिया, जबकि आपके और ज़्यादा। ये तो वो था जो आपने फालतू का एक्सपेंस किया है, राइट। तो यहाँ से क्या रहेगा, आपकी डेट बढ़ेगी। एसेट प्राइस बबल्स स्पेशली इन हाउसिंग एंड स्टॉक मार्केट्स। जब आप हाउसिंग में या फिर स्टॉक मार्केट्स में करते हो जहाँ पर जो है आपका लॉस हो जाता है, तो एक बहुत बड़ा जो है फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाता है।
risky financial innovations and speculative behavior, weak regulation, poor supervision, political interference, global stocks के अंदर आप जाते हो, sudden capital outflow हो जाता है, bank fragility, ठीक है, these factors जो है ये weaken करते हैं institution को और individual को. Role of asymmetric information in financial crisis. Asymmetric information was mean one party more than the other usually borrows more than their financial health than their leader. Causes क्या रहेंगे? Adverse selection. Banks cannot distinguish between good borrow from risky ones. बैंक को पता नहीं चलता कि ये अच्छा बोरो है या फिर ये रिस्की है, क्योंकि बोरोवर्स जो वो डोमिनेट कर लेते हैं. Moral hazard. फंड्स आने के बाद बोरोवर्स में टेक एक्सेसिव रिस्क, लेंडर्स बियर द लॉस. जो है बोरोवर्स है वो बहुत बड़ा रिस्क ले लेते हैं और जिसकी वजह से जो लेंडर है उनको लॉस झेलना पड़ता है. हिडन वीकनेस इन बैलेंस शीट. बैलेंस शीट के अंदर जो वीकनेस होती है उनको कभी कभी जो है वो नहीं देख पाते और जहाँ से कोलैप्स हो जाती है मार्केट. ठीक है. क्रेडिट क्रंच. व्हेन लीडर्स परसीव हाई इंफॉर्मेशन रिस्क द रिस्ट्रिक्ट लैंडिंग वर्सन अ स्लो डाउन एंड एक्सेलरेटिंग अ क्राइसिस. ठीक है. फिफ्थ, क्लैरिफाई द डिफरेंस बिटवीन द सेकेंड एंड थर्ड वर्क ग्रुप रिपोर्ट्स ऑफ RBI ऑन M3. M3 में आपको ऑलरेडी पहले क्वेश्चन के अंदर करवा चुकी हूँ, आपको वो चीज़ देखनी है. ठीक है. Explain the legal framework that allows the Reserve Bank of India to function as central bank. ऐसे कौन से फ्रेमवर्क लीगल काम है जो RBI करता है जिसकी वजह से इसको सेंट्रल बैंक कहा जाता है. आप सब जानते होंगे राइट कि RBI जो है सब कुछ डिसाइड करता है कि इंडिया के अंदर इन्फ्लेशन क्या हुआ है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट रहने वाला है बैंक के अंदर, क्या क्या वो जो है वो फंड्स प्रोवाइड करेंगे, वो सभी बैंक के लिए एक RBI डिसाइड करता है. ठीक है. Difference between second and third working group reports on M3. The RBI constitutional sequential working group to examine क्या रहेगा सबसे second working group report 1977 to 78. ये क्या कहती है? The traditional definition of M3 currency with the public demand plus deposit with banks plus deposit time with the banks. Its focus was on the deposit only within the banking sector. ये पहले banking sector के लिए था. ठीक है. The group largely operated when the financial market were underdeveloped. Non-bank intermediaries were small, monetary targeting and straightforward. M3 was treated mainly as an indicator for momentary targeting and credit control. Third working group report क्या कहती है, जो कि लेट 90s और 1998 के अंदर आई थी. Financial market has become deeper with mutual funds, non-banking financial institution and new electronic payment instrument. The committee recommended a broader, more comprehensive definition, introduced the idea of liquidity aggregates to capture the entire speculations of liquid financial assets. It classifies aggregates as L1, L2 and L3, expanding the beyond bank deposits. M3 was no longer sufficient as a single indicator. Policy moved towards the multiple indicators, market-based instruments rather than the strictly monetary target. ठीक है. की डिफरेंस क्या है? द सेकेंड ग्रुप रिफ्लेक्टेड अ बैंक डोमिनेटेड नैरो फ्रेमवर्क वाइल द थर्ड ग्रुप लिबरलाइज्ड द मार्केट लिंक. ये सिर्फ बैंक डोमिनेटेड था, सेकेंड जो वो बैंक डोमिनेटेड था, लेकिन ये लिबरलाइज था और मार्केट और मल्टीपल इंडिकेटर्स को शो करता था. लीगल फ्रेमवर्क वो कौन सा है जिससे RBI सेंट्रल बैंक है? द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934. ये क्या कहता है? इस्टेब्लिश द RBI एज द सेंट्रल मॉनेटरी अथॉरिटी. 1934 के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के अकॉर्डिंग ये जो है मॉनेटरी अथॉरिटी है. ग्रांट्स पावर, इसके अंदर पावर है अपनी करेंसी को इशू करने का, रेगुलेट क्रेडिट, मैं पहले भी बता चुकी हूँ. इसके अंदर पावर होता है कि आपको कितना क्रेडिट, इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ROI भी यही डिसाइड करता है, इनकम टैक्स भी कहीं ना कहीं ये भी डिसाइड करता है. तो ये सब चीज़ें RBI से रिलेटेड है. द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 एम्पावर्स RBI टू लाइसेंस बैंक. RBI ही लाइसेंस दे सकता है बैंक्स को, रेगुलेट देयर ऑपरेशन एंड सुपरवाइज मैनेजमेंट एंड कैपिटल एडुकेसी एंड prudential norms, allows RBI to conduct inspections and impose restrictions when required.
Currency management provisions. RBI has the exclusive right issues banknotes and manage currency circulation. It maintains the currency chest system and ensures monetary stability. Government banking functions. As a banker, debt manager and advises the central and state governments. Manages ways, means, advances, WMA and government securities. The monetary policy framework agreement 2015 के अकॉर्डिंग ये जो है सब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी और ये सब जो है इसके लिए आरबीआई रिस्पॉन्सिबल होता है प्राइस स्टेबिलिटी के लिए. रेगुलेशन एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. आरबीआई रेगुलेट्स एनबीएफसीज पेमेंट सिस्टम, फॉरेन एक्सचेंज एंड prudential norms to ensure system stability. Thus, the legal framework ensures current authority, regulatory control, bank supervision and monetary policy authority, making RBI a full-fledged central bank. ठीक है. तो 6 क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको वो 3 क्वेश्चन अभी पूछने वाली हूँ जिनकी मदद से आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है नोट्स ले सकते हैं. ठीक है. सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज OMO. OMO क्या होता है, डिफाइन इट. ठीक है. सेकेंड क्वेश्चन व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डिपॉजिट मल्टीप्लायर. अभी समझाया था डिपॉजिट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है. थर्ड क्वेश्चन है कि व्हाट आर द इंटरमीडिएट टारगेट्स. इंटरमीडिएट टारगेट्स क्या होते हैं. कुछ क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, कुछ पढ़ाने वाली हूँ, तो वीडियो को आखिरी तक पूरा देखना है आपने. ठीक है. अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेशंस हाइपोथेसिस एंड यील्ड कर्व मे स्लोप अपवर्ड, स्लोप डाउनवर्ड और स्ट्रेट लाइन एक्सप्लेन. एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग एक जो यील्ड कर्व है ये जो है मे स्लोप फॉरवर्ड, ये फॉरवर्ड जा सकता है, ये डाउनवर्ड जा सकता है और ये एक स्ट्रेट लाइन में भी जा सकता है. ठीक है. तो एक्सप्लेन करो ऐसा क्यों है. ब्रीफली एक्सप्लेन द एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस. हाउ कैन फ्यूचर इंटरेस्ट रेट्स बी फोरकास्ट यूजिंग द एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस. एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस की मदद से कैसे आप इंटरेस्ट रेट्स को, फ्यूचर में होने वाले इंटरेस्ट रेट्स को आप कैसे डिफाइन करोगे. मीन बॉडी अकॉर्डिंग टू द हाइपोथेसिस. ठीक है. ये गलत है. ठीक है. इसको जो है मैं आपको लास्ट में एक्सप्लेन कर दूंगी. ठीक है. ये गलत है. आप अकॉर्डिंग टू द हाइपोथेसिस आप जो है खुद से भी लिख सकते हैं, लेकिन इसका मैं आपको आगे करवाने वाली हूँ. ठीक है. हाउ द यील्ड कर्व कैन टेक डिफरेंट शेप्स. अपवर्ड स्लोप यील्ड कर्व, जब वो आपका जो है अपवर्ड की डायरेक्शन में जब जा रहा होता है तब उसका क्या मीनिंग होता है. ठीक है. फाइनेंशियल मार्केट एक्सपेक्ट फ्यूचर शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स टू राइज. फ्यूचर के शॉर्ट टर्म जो रेट्स हैं उनका बढ़ने का पॉसिबिलिटी होता है. डाउनवर्ड स्लोप का मतलब होता है कि मार्केट जो है एक्सपेक्ट फ्यूचर शॉर्ट टर्म रेट्स टू फॉल, कि आने वाले टाइम पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो फ्यूचर शॉर्ट टर्म रेट होंगे वो गिरने वाले हैं. ठीक है. फ्लैट का क्या मतलब है कि फ्यूचर शॉर्ट टर्म रेट्स रिमेन कांस्टेंट, ये कांस्टेंट रहेंगे. ठीक है. ओवर द टाइम ये कांस्टेंट रहने वाले हैं. यूजिंग एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस टू फोरकास्ट फ्यूचर इंटरेस्ट रेट्स. कैसे किया जाएगा. द हाइपोथेसिस प्रोवाइड अ मेथड फॉर फोरकास्टिंग फ्यूचर शॉर्ट टर्म रेट्स टू द current long term yields. For example, if the yield of 2-year bond and the current one rate is, then the expectation one rate year from now, यहाँ से आप ये आपका फॉर्मूला है I1 कि आप कैलकुलेट करेंगे 2I2 माइनस I1. ठीक है. फ्यूचर मॉनेटरी पॉलिसी स्टैंड्स एंड इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस economic turning point. The expectation hypothesis therefore converts the long-term yields into the forward-looking indicators. ठीक है. 7th क्वेश्चन पे आते हैं व्हाट आर द इंटरमीडिएट टारगेट्स. इंटरमीडिएट टारगेट्स क्या है और उनको इवेल्युएट करो रेट ऑफ इंटरेस्ट और मॉनेटरी एग्रीगेट्स के अकॉर्डिंग एज इमीडिएट टारगेट्स. एनालाइज द इफेक्ट ऑफ एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन ऑन बैंक क्रेडिट डिसीजंस. ठीक है. तो मीनिंग ऑफ इंटरमीडिएट टारगेट क्या मतलब होता है. इंटरमीडिएट टारगेट आर क्वांटिटेटिव इंडिकेटर सिचुएशन बिटवीन पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट एंड पॉलिसी गोल. पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट और पॉलिसी गोल के बीच में जो इंडिकेटर्स हैं जिनकी वजह से रेट जो है बढ़ता या घटता है, उसे हम इंटरमीडिएट टारगेट कहते हैं.
दे शुड रिस्पॉन्ड रिलायबली टू द सेंट्रल बैंक इंस्ट्रूमेंट जैसे कि रेपो रेट, OMO और CRR. दे मस्ट हैव प्रिडिक्टेबल रिलेशनशिप विद द फाइनल गोल्स, ग्रोथ, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. एग्जाम्पल इंक्लूड शॉर्ट टर्म रेट्स, मॉनेटरी एग्रीगेट्स एंड एक्सचेंज रेट्स विद क्रेडिट ग्रोथ. इंटरेस्ट रेट्स एज इंटरमीडिएट टारगेट. स्ट्रेंथ क्या रहने वाली है? इंटरेस्ट रेट्स मूव डायरेक्टली विद पोल instrument. They influence borrowing, investment, consumption and inflation expectations. In liberalized market, rate signaling improves the monetary transmission. Financial market watch policy guidance improving transparency. Limitations क्या क्या होती है? Interest rates are influenced by the risk premiums, liquidity conditions and market expectations, reducing central bank control. In developing countries, shallow financial market weaken transmission. When the bank suffers from the high NPAs and risk aversions, low interest rates may not boost lending. ठीक है, thus interest rates are useful but not sufficient. Interest rates जो है वो यूजफुल तो है लेकिन वो काफ़ी नहीं है, especially when the structural bottlenecks dominate. Monetary aggregates as intermediate टारगेट. जब वो एग्रीगेट कर रहा होता है तो उसकी स्ट्रेंथ क्या क्या रहेगी? Monetary aggregates reflect the liquidity central conditions in economy. When there are successful under monetary targeting frameworks where the money demand was stable, useful for the signaling inflationary pressure. Limitations क्या रहेगी? Financial innovations, NBFS, mutual funds, digital money has money demand unstable. ठीक है. Growing financial integration reduces central bank control over the money supply. Large capital flows off balance sheet and products distorts the aggregates. Role of asymmetric information as bank credit decision. Asymmetric information का मतलब होता है जब borrowers possess more information about their risk and intention than leaders. जब borrowers को risk और information के बारे में ज़्यादा पता होता है lender से, तब जो है ये काम आता है. Adverse selection. High risk borrowers are more eager to seek loans. जो सबसे ज़्यादा रिस्क लेते हैं वो जो है बहुत ज़्यादा ईगर होते हैं लोन लेने के लिए. क्यों? क्योंकि बैंक का अल्टीमेटली लॉस हो रहा है. बैंक में unintentionally lend to weaker clients, raising default probability. Moral hazard. After receiving a loan, borrower may undertake riskier activities, shifting loss to the bank. Monetary becomes costly. Credit rationality. Banks may refuse loans even when the borrower are willing to pay higher interest because the high rates increase the average riskiness of clients. जब क्लाइंट्स जो है हाई रेट्स भी इंटरेस्ट रेट्स को देने को तैयार हो जाते हैं तब उनको बैंक लोन नहीं देता है. क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा वो रेट ऑफ इंटरेस्ट देने को तैयार है उतना ही ज़्यादा रिस्की होता है वो क्लाइंट. Collateral independence. Banks rely heavily on collateral and relationship lending, which may exclude new or small borrowers. Economic procyclicality. During the booms, bank underestimate risk excess lending occurs. During recession, banks lending intensify downturns. ठीक है. Exclusion I hope आप लिख लेंगे. Explain why the money supply may change because of changes in behavior of commercial banks and central bank. मनी सप्लाई कैसे बदलती है अगर कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक जो है चेंज हो जाए तो. Role of central bank or in changing money supply. The RBI influences money supply mainly by changing the monetary base, which consists of currency. In regulation, bankers deposit RBI reserve held by the banks. RBI can change through. कैसे चेंज करेगा? ओपन मार्केट ऑपरेशन से. ये मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. रेपो एंड रिवर्स रेपो रेट से. लोअर पॉलिसी रेट्स एनकरेजेस द बोरोइंग एंड लिक्विडिटी एक्सपेंशन. हाई रेट्स. ठीक है. CRR और SLR मैंने बोला था ना आपको, ये दोबारा आपके आने वाला है. तो यहाँ पर रिड्यूसिंग द रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, फीस, फंड्स फॉर लैंडिंग, रेजिंग, रिस्ट्रिक्ट क्रेडिट क्रिएशन, रिफाइनेंस एंड लिक्विडिटी मेजर्स के साथ. ठीक है. Behavior of commercial bank and impact. Even if the central bank injects reserves, actual money supply depends on the bank's willingness to create credit.
ये बैंक के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना क्रेडिट देने को तैयार है। मनी क्रेडिट्स क्यों चेंज होते हैं? एक्सेसिव रिजर्व, अगर ज़रूरत से ज़्यादा रिजर्व पड़ा है बैंक के पास तो फिर जो है बहुत ज़्यादा चेंज आने लग जाता है। एग्रेसिव लैंडिंग, जब बैंक बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली लैंड करता है हाई इंटरेस्ट रेट के साथ, तब जो है बहुत ज़्यादा चेंज आता है। क्रेडिट रेशनलिंग, बैंक जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर जाता है लैंडिंग को ताकि जो है रेट कम हो जाए। इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी, बैंक में एडजस्ट लोन वॉल्यूम्स डिपेंडिंग ऑन द, अपनी प्रॉफिट के अकॉर्डिंग वो लोन की वॉल्यूम को चेंज करते रहते हैं, ठीक है। इफेक्ट ऑफ मॉनेटरी बेस एंड मल्टीपल मनी मल्टीप्लायर ऑन अ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? मॉनेटरी बेस इनटू द मनी मल्टीप्लायर, ठीक है। चेंजेस इन मॉनेटरी बेस, क्या क्या चेंज होते हैं? बैंक रिजर्व जो है बढ़ जाता है, लैंडिंग एक्सपेंड हो जाती है, मनी सप्लाई बढ़ जाती है और ऑपोजिट एक्शंस श्रिंक मनी सप्लाई। चेंजेस इन मनी मल्टीप्लायर, CRR जो है रिजर्व रेशियो वो है बढ़ जाता है, करेंसी डिपॉजिट और एक्सेसिव रिजर्व रेट। इफ द पीपल होल्ड मोर करेंसी रिलेटेड टू द डिपॉजिट और बैंक्स कीप एक्सेस रिजर्व्स, तब क्या होता है? M इज इक्वल टू 1/R+C+E, ठीक है। If banking confidence is high, reserve leakage fall and the multiplier rises, expanding money supply. Combined behavior determines money growth. Therefore, RBI can push liquidity, but banks may not lend, weak money growth. बैंक जो है लैंड नहीं करते क्योंकि मनी की ग्रोथ बहुत कम होती है। बैंक में लैंड एग्रेसिवली इवन विदाउट द मेजर RBI एक्सपेंशन। RBI की परमिशन ना होने के बावजूद स्टार्टिंग में जो है बैंक्स एग्रेसिवली लैंड करना स्टार्ट कर देते हैं। पीपल कैन ऑल्टर करेंसी होल्डिंग्स affecting the deposit creation. The final outcome is a joint product of policy actions and the behavioral responses. What is liquidity? What are liquidity aggregates? As per the third working group, list these aggregates for India. रिजर्व मनी क्या होता है और लिक्विडिटी एग्रीगेट क्या होता है? सोर्सेज ऑफ चेंज इन रिजर्व मनी, रिजर्व मनी का चेंज होने का रीज़न क्या होता है? लिक्विडिटी एग्रीगेट का मतलब होता है डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ मनी अरेंज अकॉर्डिंग टू देयर डिग्री ऑफ लिक्विडिटी। यहाँ पर कैटेगरीज ऑफ मनी का मतलब है म्यूचुअल फंड्स, ठीक है, स्टॉक्स, ये सब जो है ये लिक्विडेबल फंड्स हैं जिनको आप आसानी से जो है मनी के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो इनको जो है इनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग अरेंज किया जाता है डिग्री, ताकि जो सबसे ज़्यादा कैश फ्लो करेंगे और जो सबसे कम कैश फ्लो करेंगे उनके बेसिस पर उनको जो है एडजस्ट किया जाता है। लिक्विडिटी एग्रीगेट्स इन इंडिया, इंडिया के अंदर किस प्रकार के होते हैं? L1, L2, L3 और L4 होता है, ठीक है। L1 होता है द नैरोएस्ट लिक्विडिटी मेजर्स एंड इंक्लूड्स करेंसी विद द पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक रिप्रेसिंग हाई लिक्विडिटी मनी। जब हाई लिक्विडिटी मनी को हम L1 के अंदर कंसीडर करते हैं, L1 भी आता है लेकिन टाइम डिपॉजिट विद बैंकिंग सिस्टम शो स्लाइटली लेस लिक्विड रेट्स। फिर जो इससे कम आएगा L3 के अंदर हम L2 भी इंक्लूड करेंगे। L1 के अलावा L2 के अंदर L1 हो रहा है और L3 के अंदर L2 हो रहा है और L4 के अंदर L3 हो रहा है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, NBFC क्या होता है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एक्सपेंडिंग लिक्विडिटी टू द नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस। L4 द ब्रॉडर डेफिनेशन, government securities and financial instrument held by the public offering long term and liquid financial assets. Through these aggregates, policy makers track the movement of money, save financial depth, ठीक है। रिजर्व बैंक का मतलब क्या होता है? रिजर्व मनी का मतलब क्या होता है? are also called high powered money is the monetary base created by the RBI. It consists of all of the funds that support deposit expansion commercial bank with the reserve money increases. ये एक कमर्शियल बैंक होता है जहाँ पर जो रिजर्व मनी है उसकी वैल्यू बढ़ती है मल्टीपल टाइम्स विद मोर क्रेडिट एक्सपेंड द ओवरऑल मनी सप्लाई, जहाँ से मनी सप्लाई जो है वो बढ़ जाती है। कंपोनेंट क्या रहेंगे?
नेट आरबीआई क्रेडिट टू द गवर्नमेंट, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आरबीआई गवर्नमेंट फाइनेंसिस के कौन कौन सी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को इंक्रीज कर रहे हैं और उसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है। नेट आरबीआई क्रेडिट टू द बैंक एंड कमर्शियल सेक्टर की वजह से क्या चेंज आएगा। नेट फॉरेन एसेट ऑफ आरबीआई के जो फॉरेन एसेट्स हैं, फॉरेन एक्सचेंज है, उससे जो है रुपी की इकोनॉमी के अंदर क्या वैल्यू रह जाएगी। करेंसी इश्यू टू द पब्लिक, मोर करेंसी सर्कुलेशन एक्सपेंड रिजर्व मनी, जितनी ज़्यादा करेंसी आपकी सर्कुलेट हो रही है उतनी ज़्यादा आपकी रिजर्व मनी एक्सपेंड करेगी। चेंज इन आरबीआईज एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़, तो जब आरबीआई की एसेट और लाइबिलिटीज़ जब चेंज होती है तो जो है वो बैलेंस शीट है वो ओवरऑल रिजर्व मनी को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम इन द इक्विटी कॉन्ट्रैक्ट्स। प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम क्या है इक्विटी कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर, एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ लेमन प्रॉब्लम इन स्टॉक एंड बॉन्ड मार्केट्स। स्टॉक एंड बॉन्ड मार्केट्स में लेमन प्रॉब्लम क्या होता है, एजेंट प्रॉब्लम इक्विटी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। इन द इक्विटी फाइनेंसिंग द इन्वेस्टर इज द प्रिंसिपल एंड द मैनेजर और एंटरप्रेन्योर इज द एजेंट। द बेसिक इशू इज दैट द प्रिंसिपल सप्लाइज फंड बट कैन नॉट फुल्ली मॉनिटर एजेंट्स बिहेवियर। बैंक जो है वो फंड्स तो दे देता है, ठीक है, प्रिंसिपल फंड्स तो प्रोवाइड कर देता है, लेकिन बोरोवर का बिहेवियर यानी कि उस पैसे को वो कैसे यूज़ कर रहा है उसके ऊपर वो नज़र नहीं रख पाता। ठीक है, अब अगर वो पर्सन लोन में चला गया, बैंक चाहे कितना भी कुछ भी कर ले उसको वो वैल्यू नहीं मिल पाएगी। ठीक है, जहाँ से जो है बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। दिस क्रिएट्स अ रिस्क दैट द मैनेजर मे नॉट एक्ट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर। तो इससे क्या होगा, मैनेजेरियल श्रिंकिंग होगी, मैनेजर्स मे वर्क लेस हार्ड बिकॉज द ओनर कैन नॉट कंसिस्टेंटली ऑब्जर्व देम। ठीक है, प्री-इक्विजिट कंजप्शन, मैनेजर्स मे यूज कंपनी फंड्स फॉर द पर्सनल बेनिफिट्स। मैनेजर यहाँ पे खुद के फायदे के लिए भी कंपनी की एसेट्स को यूज कर सकता है। रिस्क शिफ्टिंग और मोरल हैजार्ड, मैनेजर मे अंडरटेक रिस्की प्रोजेक्ट्स बिकॉज द लॉसेज आर बोर्न बाय द शेयर होल्डर। कंपनी के अंदर आप कुछ देख ही नहीं रहे हो, आपकी कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, क्या क्या प्रोग्रेस हो रही है, क्या क्या लोग कर रहे हैं, तो सभी अपनी मर्जी से कुछ ना कुछ करेंगे और वो पर्सनल बेनिफिट को ज़्यादा वैल्यू देंगे। स्टॉक और बॉन्ड मार्केट में लेमन प्रॉब्लम क्या होती है। लेमन प्रॉब्लम इंट्रोड्यूस्ड बाय द जॉर्ज अकरलॉफ refers to the adverse selection caused by the information asymmetry in financial markets. Sellers firm issuing securities know more about the quality of their business than buyers. ठीक है, because the investors cannot easily distinguish high quality firms from the low quality firms, they all treat securities as average quality and offer only lower prices. रिजल्ट क्या आता है, गुड क्वालिटी फर्म्स विड्रॉ फ्रॉम द मार्केट बिकॉज देयर सिक्योरिटीज आर अंडर वैल्यूड। अच्छी क्वालिटी की फर्म्स जो है वो मार्केट से विड्रॉ कर लेती हैं क्योंकि उनकी सर्विसेज को कोई वैल्यू नहीं दे रहा है। ओनली वीक फर्म्स अटेम्प्टिंग टू इशू न्यू इक्विटी बॉन्ड्स कॉजिंग अ मार्केट फेलियर। अब जो वीक फर्म्स रह जाती हैं वो जो है मार्केट की वैल्यू को कम कर देती है। रिड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल फॉर्मेशन इन द इकोनॉमी, यहाँ से इकोनॉमिक ग्रोथ जो है हमारी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। लेमन प्रॉब्लम इज स्पेशली सीरियस फॉर द न्यू इक्विटी इशू एंड द कॉर्पोरेट बॉन्ड बिकॉज द इन्वेस्टर्स लैक हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन एंड द देयर फॉर सस्पेक्ट पुअर क्वालिटी। ठीक है, तो ये कंक्लूड करता है हमारे 10 क्वेश्चंस को। आई होप आपको समझ में आया होगा। ज़्यादातर आपको याद ही रखना पड़ेगा, रटने की चीज़ है, समझने का कुछ भी नहीं है। तो टाइम लगाकर आपको ये वीडियो 2-3 बार देखनी पड़ेगी। ठीक है, अदरवाइज़ आप नोट्स परचेज करके अच्छे से उनको आप याद कर सकते हो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।